आजकल शेयर मार्केट में लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक अच्छे ट्रेडर के लिए? ऐसे लोग देखें जो 22-23 साल की उम्र में एंटर करते हैं मार्केट और 2 साल में इतना पैसा बना लेते हैं ट्रेडिंग करके, लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं बना पाते। तो आप ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ। सबसे बड़ा चेंज तो ये आ रहा है कि हमारी मार्केट अब, क्या आपको फंडामेंटल चेंजेस नजर आ रहे हैं शेयर मार्केट में? मेरा पहला पैशन स्पोर्ट्स था। तब मेरे पापा ने कहा बेटा आप सोचा एमबीए के बाद क्या करना है। क्या ये माना जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस ही? चाइना का रिटर्न उठा के देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट हमें कितना प्रॉफिट देगा। वो क्या नॉलेज है जो उसको होना चाहिए? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स जो मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने जिंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की। शेयर मार्केट में एक नाम बड़ा फेमस है, उनके लिए कहा जाता था कि जिस शेयर को वो हाथ लगा ले वो मतलब सोने की खान बन जाती है। शुभमन गिल बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। बाटा का जूता पहनता था, आज कौन पहनता है बाटा का जूता? स्टॉक देखिए कहाँ का कहाँ पे। क्या जो आप एंकर के रूप में लोगों को बताते हैं वो आप पर्सनली भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं? उधार लेकर ट्रेडिंग कभी मत कर। आजकल लोग टिप नहीं मांगते। अभी भी मैं कहूंगा कि एक गलती जो लोग करते हैं वो, और नए जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो आते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? एआई ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आपको एक चार्ट दिखा भी दूं और कहूँ कि देखिए ये आगे जाकर ये चार्ट ऐसे बनेगा, उसके बाद भी कई लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? वो गैम्बलिंग है। मेरे एनालिसिस से ना मैं कभी पैसा नहीं बना। हम सभी की लाइफ में दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो है प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट। प्लानिंग चाहे हमारे करियर की हो या हमारी लाइफ की, या फिर इन्वेस्टमेंट टाइम का, हमारे इमोशंस का या हमारे फाइनेंस का। आज का जो सिनेरियो है उसमें शेयर मार्केट एक ऐसा फील्ड है जो हर किसी को मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच रहा है। क्यों हो रहा है शेयर मार्केट इतना इम्पॉर्टेंट? क्या है इसके मिथ्स और रियलिटी? कैसे बाज़ार को रीड किया जा सकता है? और कोई अगर बिगनर या कोई भी इन्वेस्टर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? यूजेट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे आज CNBC आवाज़ के एडिटर अनुज सिंघल। तो आइए वेलकम करते हैं उनका और उनसे जानते हैं शेयर मार्केट की बारीकियों के बारे में। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट अनुज जी। थैंक यू कीर्ति मैम, और अच्छा लग रहा है मुझसे आपसे बात करके और यहाँ पर स्पेशली रायपुर में आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन में। जी, आई थिंक लास्ट ईयर मिले थे मुंबई में और इस पॉडकास्ट के बारे में बात हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। फाइनली द डे हैज अराइव्ड। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी थोड़ा लंबा इंतजार रहा। एक्चुअली मैं काफ़ी समय से सोच रहा था रायपुर आने का, अब जाके मौका लगा और थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया मुझे अपने पॉडकास्ट। इट्स आवर प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। अनुज जी, अभी अगर इंडियन फाइनेंशियल जर्नलिज्म की बात की जाए तो आप एक बहुत ही जाना माना चेहरा हैं। तो क्या ये जो प्रोफेशन है, आप शुरू से आपका इंक्लिनेशन इस तरफ था या कोई एक्सीडेंटली यू हैव लैंडेड अप हियर? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, जैसा आपने बोला, क्योंकि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ पर फाइनेंशियल जर्नलिज्म में मेरी ये पहचान बनी है। और क्या मैं देश के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल जर्नलिस्ट में से हूँ? शायद नहीं, लेकिन मैं क्या देश के सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट में से हूँ? तो शायद हाँ। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। जो आपने कही, मेरा कभी ये मन नहीं था। अच्छा। और सच में बताऊँ तो मैं आपको मेरी स्टोरी, मैं तो एक गांव में पला बढ़ा, हिंदी मीडियम में रहा और उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो BA किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद सब लोग MBA कर रहे थे तो मैंने MBA ज्वाइन कर लिया। जब MBA का फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो गया तब मेरे पापा ने कहा बेटा आप सोचा MBA के बाद क्या करना है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी होगी। बिल्कुल। तब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ सोचना है और मेरा फिनेंस में थोड़ा सा मन था और स्टॉक मार्केट से मैं थोड़ा सा उस समय इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक दो स्टॉक मार्केट सिमुलेशन गेम्स हुए थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तभी इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका एक मॉड्यूल आया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगा कि मार्केट से रिलेटेड कुछ करना है। तो मैं अपने फैकल्टी मेंबर से बोला कि मुझे मार्केट से रिलेटेड कुछ करना है। उन्होंने बोला उसके लिए तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा। अच्छा, उस और समय ये आप कहाँ थे? मैं तब दिल्ली में था। दिल्ली में थे। उस समय मैं मुंबई जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अपने माता पिता को उस समय नहीं छोड़ना चाहता था। मैं कहा नहीं, मैं तो दिल्ली में ही रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं किसी फिनेंशियल न्यूज़पेपर में आप मुझे इंटर्नशिप दिला सकती हैं? तो उन्होंने मुझे बोला फिनेंशियल न्यूज़पेपर में तो नहीं, हाँ लेकिन मेरे CNBC के जो चीफ एडिटर हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात करके मैं तुम्हारी समर इंटर्नशिप वहाँ करा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लेता हूँ। फिर मैंने वहाँ पर समर इंटर्नशिप की और वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की और सैटरडे को भी चला जाता था। मैं 18 घंटे काम करता था। वो जो वहाँ के एडिटर थे उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और इंटर्नशिप के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अनुज तुम हमें ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो। मैं कहा सर मैं MBA तो पूरी कर लूँ। फिर जैसे ही मेरी MBA खत्म हुई, लास्ट दिन पे उनका मुझे फ़ोन आया, अच्छा तुम्हारा MBA हो गया, आ जाओ और मंडे से ज्वाइन कर लो।
अरे वाह। तो मैंने एक्चुअली लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि वो मेरी पहली जॉब थी और तब से मैं नेटवर्क 18 के साथ ही रहा। अब तो 22 साल हो गए। अब आप इंटरव्यूज लेते हैं? अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, इवन जब मैंने CNBC से ज्वाइन किया, मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आया था। वो भी बाय एक्सीडेंट हुआ। अगर मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊँ, मैं तो रिसर्च में ज्वाइन किया था मैंने, और मीडिया एनवायरनमेंट था। मैं अच्छा, आपने ज्वाइन जो जॉब था वो रिसर्च के मैं बाद? रिसर्च में ज्वाइन किया था। ओके, मैं रिसर्च करता था, मुझे मेरा काम होता था रिसर्च करके एंकर्स को देना, और उसके बाद एंकर्स उस रिसर्च को पढ़ते थे और उसके बेसिस पे अपने सवाल पूछते थे। फिर हमारा एक एनालिस्ट था जो टीवी पर आता था, वो छोड़कर गया। ओके। तब मेरे एडिटर ने कहा कि मुझे लगता है उसकी जगह तुम ले सकते हो। तो मैंने कहा कि सर मैं तो कभी वो क्या नहीं बोलेंगे, सबसे पहले तो तुम अपना लुक चेंज करो, शेव वेव करके आओ, और उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो रोज़ मेरी प्रैक्टिस देखते थे। तीसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम ऑनर जाओगे। तो मैं घबरा गया था। मैं कहा कि सर मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम वार्डरोब में जाओ, मेरी शर्ट लो, मेरी टाई लो, और जाके लिंक करो। तो मैंने लिंक किया। वो अगस्त 2004 की बात है। मैंने फरवरी 2003 में अपना करियर शुरू किया था। अगस्त 2004 में फिर मैं ऑन एयर हुआ, और उसके बाद फिर लकीली टचवुड मुड़ के नहीं देखा। बट ये आप मानेंगे कि सिर्फ ये लक नहीं था, आपकी मेहनत, जितनी आपने मेहनत की और आपको सही रास्ते भी मिलते गए, सही लोग मिलते गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, और आज आप यहाँ हैं। देखिए मेहनत तो हर कोई करता है ना। कई लोग मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दैट सेंस आई वाज लकी। मेहनत मैंने पूरी की है। लेकिन आपने CNBC ज्वाइन किया, आप पहले शायद उनके इंग्लिश चैनल में थे, फिर आपने हिंदी भी ज्वाइन किया। इतने साल मतलब आप CNBC के साथ हैं और मार्केट को आप देख रहे हैं, उसके पहले से आप रिसर्च भी कर रहे थे। क्या आपको फंडामेंटल चेंजेस नज़र आ रहे हैं शेयर मार्केट में, अगर ओवर द इयर्स देखे जाए? सबसे बड़ा चेंज तो ये आ रहा है कि हमारी मार्केट अब रिटेल फ्लो से चल रही है, और हम जैसा कि आप देख भी रहे हैं, आप अपने आसपास देखें 20 साल में भारत में कितने चेंज आए हैं। 20 साल पहले हमारी गिनती एक गरीब देश में होती थी, आज हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और हम अगले 80 से 100 साल में नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने देखा है कि हमारे खुद के देश वाले अब पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। पहले ये नंबर बहुत कम होता था। पहले हमारी मार्केट सिर्फ FII के पैसे पे चलती थी, अब हमारी मार्केट हमारे पैसों पर चलती है। और मैं आपको बताऊं, और ये पूरा का पूरा उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन हुआ है कोविड के बाद। कोविड के बाद नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़े, और अब हमारी मार्केट में खुद हमारे देश वाले पैसा डाल रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आज की डेट में स्टॉक मार्केट में बन रहा है, अगर आप सही स्टॉक में हैं और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सी चेंज है। उसके अलावा रेगुलेशन थोड़ी बेटर हुई हैं, डिस्क्लोजर्स थोड़े बेटर हुए हैं। आई थिंक AI ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, और एक आम पब्लिक को अब वो सब इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। अब आज की डेट में फॉर एग्जांपल आप ChatGPT को कहिए कि मुझे इस कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करके दो वर्सेस दिस कंपनी, कौन सी कंपनी बेटर है, वो आपको करके दे देगी। तो वो पहले ये फैसिलिटी थी नहीं किसी के पास, आज वो फैसिलिटी है। तो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज जो हुआ करता था रिटेल और बड़े ट्रेडर्स के या बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में, वो काफ़ी हद तक खत्म हुआ है। तो कैसे, आप क्या कहेंगे, जो आज आपने जैसे कहा भी कि आजकल शेयर मार्केट में लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट अभी भी हम अगर देखा जाए, कोई भी नया बिगनर है जो शेयर मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे एक तो मिथ और रियलिटीज़ हैं, प्लस जो एक मीडिया में दिखाया जाता है उसको सुन के देख के वो एंट्री करना चाहते हैं, बट बेसिक जो एक नॉलेज है किसी को भी एंटर करने से पहले जो होना चाहिए, वो क्या नॉलेज है जो उसको होना चाहिए, और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स जो मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो उनको नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। पहले जब मैं किसी भी इवेंट में जाता था, जैसे आज मैं इस इवेंट में आया हुआ हूँ, पहले जब मैं ऐसे इवेंट में जाता था, लोग मुझसे टिप मांगते थे कि सर बताइए कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आजकल लोग टिप नहीं मांगते। अच्छा। आजकल लोग मतलब टिप मांगने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, टिप तो मांगते ही हैं, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि सर ये जो आपने बोला था, ये आपने ऐसा क्या पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी एक स्टॉक की बात की और मैंने बोला, जैसे मैं फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल की बात की थी या इंडिगो की बात की थी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ बड़े स्टॉक्स की बात करता हूँ, लेकिन तो क्या देखा आपने इन स्टॉक्स में जो इस तरीके के मूव्स आ गए, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मूव्स को? आप जो सुबह स्पॉटलाइट करते हैं उसमें आप क्या देखते हैं? आप जो बिग स्टॉक्स चुनते हैं वो कैसे देखते हैं?
आप जब भाव कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, ये डेटा कहाँ मिलता है, हमें ये डेटा कहाँ से मिलेगा। सब बहुत बड़ा सी चेंज है ये। जैसे कहते हैं ना, यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर द डे, बट यू टीच हिम हाउ टू फिश एंड देन यू सॉर्ट हिम फॉर लाइफ। तो अब वो वाला मामला आ रहा है, लोग मतलब सीखना चाहते हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि एक गलती जो लोग करते हैं वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये फेक जो प्रोफाइल्स हैं इनके ऊपर रिएक्ट करके, अब आप देखिए मेरे इतने फेक प्रोफाइल्स बन गए हैं और इतने मतलब आजकल एआई को यूज़ करके मेरी ही शक्ल और मेरी ही वॉइस के थ्रू स्टॉक्स रिकमेंड करे जाते हैं, बोला जाता है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। अनफॉर्चुनेटली लोग उसको ज्वाइन भी करते हैं, उसमें पैसे भी देते हैं और फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं ये तो अनुज जी नहीं है। तो वो उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखिए जितने भी ये लोग ये स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता है कि देश इतना बड़ा है कि अगर आप 99.9% लोग तो आपके झांसे में नहीं आएंगे, लेकिन वो 0.1% भी बहुत बड़ा नंबर है हमारे देश में। तो वो अनफॉर्चुनेटली लोग उसमें फंस जाते हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। इस न्यू एज में ना थोड़ा आपको उनसे एक कदम आगे रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादा यूजफुल होती है? देखिए, अगर आपने दंगल देखी है ना, तो दंगल में आमिर खान कहते हैं कि इसको अगर आप सहवाग को कहेंगे द्रविड़ की तरह खेल और द्रविड़ को कहेंगे सहवाग की तरह खेल, तो दोनों फेल होंगे। मेरा तो ये फर्म मानना है, आपको अपना प्लेइंग स्टाइल पता होना चाहिए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं और जिन्होंने अपनी पूरी वेल्थ सिर्फ ट्रेडिंग से बनाई है। उन्होंने ज़िंदगी में एक स्टॉक कभी होल्ड नहीं किया। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की, सिर्फ बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट किया है। और सच बताऊं तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगर आप वेल्थ जनरेशन की बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बनेगी, क्योंकि वो जिस तरीके का कंपाउंडिंग आपके लिए कर पाएगी वो ट्रेडिंग में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग बुरा वर्ड नहीं है, ट्रेडिंग को बुरा वर्ड बना दिया गया है मार्केट को कसीनो में बदल कर या सट्टेबाजी में बदल कर। जिस तरीके की वो डेली ऑप्शंस हर कोई वही करने लग गया था, हर किसी को रोज 5 का 100 करना है, लोग ईएमआई बंद करके उस पैसे को ऑप्शंस में डाल रहे थे। मतलब वो जो है ना, वो जो मानसिकता है ना, वो खराब है। 1 महीने की ईएमआई मैं नहीं दूंगा, चलिए कोई नहीं, इससे 4 महीने की मेरी ईएमआई निकल आएगी। वो थोड़ा सा वहाँ गलत है, वो गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ, स्टॉप लॉस जरूरी है, आपको लगाना ही बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो होगा बिना हेलमेट के क्रिकेट खेलना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो एक ही बॉल चाहिए आपको जो वो कर जाएगी, तो वो बिल्कुल। तो वो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे ना, एक गलत ट्रेड बस वो आपका पूरा प्रॉफिट साफ कर देगी, पूरा कैपिटल साफ कर देगी, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट। तो स्टॉप लॉस तो मेरा तो ये मानना है कि, और वैसे भी मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हमारे हाथ में स्टॉप लॉस है। हाँ, जैसे हमारे हाथ में टारगेट नहीं है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना मैक्सिमम लॉस लेंगे, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट हमें कितना प्रॉफिट देगा। वो स्टॉप लॉस है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था ना, आप कर्म करो, तो वो आप एक ट्रेड लीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके बाद अगर वो आगे बढ़ा तो उसके बाद अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाइए या प्रॉफिट बुक करिए, वो इंडिविजुअल कॉल है। लेकिन सबसे पहली चीज़ सिस्टम में एक ट्रेड के साथ जो आपको डालनी होगी वो स्टॉप लॉस है। जैसे आप जब सुबह अपने शो में आते हैं और एनालाइज करते हैं, आप बताते हैं, तो क्या जो आप एंकर के रूप में लोगों को बताते हैं वो आप पर्सनली भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं? मैडम, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी एक आध कभी लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 स्टॉक्स कभी इन्वेस्ट करे होंगे तो करे होंगे, वरना मैंने नहीं किया। आप नहीं करते हैं? मैं नहीं करता। मैं नहीं करता, जबकि आप तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ रहते हैं। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करता उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जिसे कहते हैं ना, आई ऑलवेज बिलीव कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 स्टॉक्स का नाम लेता हूँ, भारतीय एयरटेल और इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो। मेरी आंखों के सामने वो स्टॉक, दोनों स्टॉक 8-8, 10-10 गुना हुए हैं। और जो मैंने रिटेल को हमेशा बोला है इन 2 स्टॉक्स पर फोकस करने को। दिक्कत ये है कि अगर मैंने इन स्टॉक्स को बाय कर लिया होता या मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स होते, तो कभी अगर बाई चांस में गलत गया होता तो लोगों को ये लगता कि क्योंकि आपके पास खुद ये स्टॉक था इसके लिए आपने वो बोल दिया। दूसरी बात क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, मैं सुबह न्यूज़ देखता हूँ और मुझे उसके बाद एनालाइज करना होता है कि ये न्यूज़ मैं इसको ग्रीन में लूँ या रेड में लूँ, मतलब आज स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, मैं कई बार समझ नहीं पाता।
अगर मेरे पास वो स्टॉक होगा ना, वो बायस आ जाएगा, मैं अपने आप उसको ग्रीन लूंगा। वो जो एक अनबायस्ड मेरा एनालिसिस है ना, वो नहीं होगा फिर। और मैं तो सच बोलूँ ना, मेरा तो ये मानना है कि जैसे कहते हैं ना, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, मेरा तो ये मानना है कि मेरे एनालिसिस से ना मैं कभी पैसा नहीं बनाऊंगा। ये मेरे लिए लिखा है, ये मेरे लिए लिखा गया है कि तुम अपने एनालिसिस से पैसा नहीं बनाओगे। तुम्हारा पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड के थ्रू, या कोई एक आध अनलिस्टेड शेयर मैंने जैसे कभी लिया था वो रखा हुआ है, उससे बनेगा मेरा पैसा। मेरा पैसा मेरे खुद के उससे नहीं बनेगा जब तक मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ। जिस दिन मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म छोड़ूंगा, उस दिन के बाद से मैं अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग सब कुछ करूंगा। और वो मेरा प्लान भी है आगे जाकर कभी, नॉट इन द नियर फ्यूचर, इन द डिस्टेंट फ्यूचर, क्योंकि अभी तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी तो, और सच बताऊँ ना, मुझे मज़ा आता है जब मुझे ज़्यादा किक मिलती है जब मेरी स्ट्रैटेजी सही बैठती है, या जब मैं जो स्टॉक की बात करता हूँ उससे पब्लिक पैसा बनाती है, मुझे ज़्यादा मज़ा उससे आता है। तो ठीक है, मतलब सबका अपना अपना है। और नए जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो आते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या एफएनओ की जो हमने बात की है कि फ्यूचर ऑप्शंस की जो बात हो रही थी कि उसमें हो जाए? हालांकि सर्वे अक्सर ये कहते हैं या ये माना जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस ही जनरली होता है। देखिए, अगर 93% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रहे हैं, तो आप अगर एंटर कर रहे हैं एज ए न्यू बी, आप ये इमेजिन करेंगे कि नहीं मैं उन 7% में आ जाऊंगा, आप नहीं आने वाले। आप उस 93% को 94 ही करने वाले हैं। ओके। शुरुआत हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से या अच्छे स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से करिए। उसके बाद मार्केट को समझिए, मार्केट समझ में आने लगे, आपकी खुद की साइकोलॉजी क्या है। जैसे मेरी साइकोलॉजी तो ये, जैसे अगर मैं मान लो जी ये फील्ड छोड़ देता हूँ, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। ओके। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी मुझे बनने नहीं देगी। मैं जो है ना बहुत जल्दी एक, जैसे कहते हैं ना, अगर कुछ हो गया तो पेशेंस और वो सब, ठीक है, पेशेंस तो खैर आ जाती है एक बार इस फील्ड में, लेकिन समहाउ एक पर्सनैलिटी होती है ट्रेडर की, एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं स्क्रीन पर बैठा हूँगा और मुझे अगर 1 लाख का लॉस दिख रहा होगा तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे ना अब ब्लड में एंट्रेंच हो चुका है कि पहली तारीख को एक इतनी सैलरी आएगी, इतना अमाउंट आना है, वो मेरे मतलब अब ब्लड में आ चुका है। तो इसके लिए मैं तो जैसे नहीं बन पाऊंगा। तो वो एक इंडिविजुअल को अपने आप को पूछना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 22-23 साल की उम्र में एंटर करते हैं मार्केट में और 2 साल में इतना पैसा बना लेते हैं ट्रेडिंग करके कि वो जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना पाते हैं। गुड फॉर देम। अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं तो ट्राई करिए। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, जब आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप नए एक प्लेयर हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप जितना कैपिटल डालना चाहते हैं मार्केट में उसका 1% लीजिए और उसके 1% को भी 5 अलग अलग हिस्सों में बांटिए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा लगाइए। ट्रस्ट में किसी भी न्यू इन्वेस्टर की या न्यू ट्रेडर की एक बार पूरी कैपिटल ब्लो अप होगी ही होगी। तो इसके लिए वो अमाउंट बहुत छोटा होना चाहिए। ये ना हो कि आप आती अपनी पूरी कैपिटल डाल दें मार्केट में और उधार लेकर ट्रेडिंग कभी मत करें। उसमें आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो आपके दिमाग में हमेशा ही रहेगा कि यार इतना तो मुझे बनाना ही बनाना है। और वो स्टॉक मार्केट का रूल है कि स्टॉक मार्केट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किसी को पैसे देने या नहीं देने। वो बहुत ब्रूटल है। तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली और बहुत ही जिसको लोग यूजुअली नहीं समझते कि मार्केट को समझने से ज़्यादा खुद को समझना भी बहुत मार्केट तो देखिए आप समझ ही लेंगे। मार्केट तो क्या है, मार्केट तो सबके लिए सेम है। देखिए एक ही स्टॉक में या एक ही ट्रेड में एक ट्रेडर पैसा बनाता है, एक ट्रेडर पैसा लूज करता है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं आपको एक चार्ट दिखा भी दूँ और कहूँ कि देखिए ये आगे जाकर ये चार्ट ऐसे बनेगा, उसके बाद भी कई लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ लोग उसमें से इतनी ज़्यादा पोजीशन साइजिंग ले लेंगे कि वो एक बार अगर गिरेगा उनका ब्रोकर उनकी पोजीशन फोड़ देगा। कुछ लोग उतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि उतनी पोजीशन में ले सकूं। अपने आप को समझना है इसके कितना मैक्सिमम लॉस आप ले सकते हैं। पोजीशन साइजिंग, मुझे नहीं लगता कि इस देश में ज़्यादातर ट्रेडर ये समझते हैं कि उनकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। इस ट्रेडिंग में साइजिंग का मतलब कितना पैसा लगाना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा जो लोग लूज़ करते हैं ना, वो सही होने के बावजूद लूज़ करते हैं क्योंकि वो उनकी पोजीशन साइजिंग जो होती है ना, वो इतनी गलत होती है कि वो लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, वो मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगाते हैं। सपोज करिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपने लेवरेज करके 5 लाख की पोजीशन ले ली। अब 5 लाख की पोजीशन पे अगर मान लीजिए 1% भी अगर वो स्टॉक हिल गया तो 5,000 के करीब हो गया।
अब वो सीधा 5% हो गया, वो 1% का अगर 2% भी हुआ तो आपकी 10% कैपिटल उड़ गई। 10% कैपिटल उड़ेगी ना, कोई भी ट्रेडर हाथ खड़े कर देगा। लेकिन वही अगर आपने 5 लाख की बजाय वो 1 लाख की पोजीशन ली होती तो आप 1% 2% नहीं, फिर आप 5 या 6% तक स्टॉक को झेल सकते थे। और हो सकता है, और कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों की शिकायत होगी कि वो स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है उसके बाद घूमता है, क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस जो था वो मॉनेटरी स्टॉप लॉस था, वो लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं ये लगेगा। मॉनिटरिंग स्टॉप लॉस और लॉजिकल में क्या डिफरेंस है, हाँ, कैसे? मैं बताता हूँ। जी। मॉनेटरी स्टॉप लॉस होता है जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे कि मैं इस ट्रेड में 5,000 रुपये से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकता, तो 5,000 रुपये आपने लूज़ किए तो आप उस ट्रेड से बाहर हो गए। लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है कि आपने चार्ट देखा, आपने कहा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, इस लेवल के नीचे आएगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा। इसके बीच का डिफरेंस है, ब्रिज है पोजीशन साइजिंग। अगर आपने 100 शेयर लिए या वर्सेस 1000 शेयर लिए, अगर आपने 100 शेयर लिए तो स्टॉक अगर ज़्यादा भी गिरेगा तो आपका मॉनेटरी लॉस उतना नहीं होगा, तो आप जब तक चार्ट पे वो सिग्नल नहीं देगा आप बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने 1000 शेयर ले लिए जबकि आपकी काबिलियत 100 शेयर लेने की थी, उस केस में वो स्टॉक बस 2 रुपये ही गिरेगा, आप बाहर हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों में। तो अभी जितने मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं और नए नए ऐप्स भी आजकल बहुत हो रहे हैं, और हम कहें कि मार्केट नॉइज भी कहा जा सकता है इनको, कि हम आपका पैसा लगाइए, हम इतना बढ़ा देंगे। तो ये सब मतलब ये रियल है, इनमें लोगों को जाना चाहिए, ये गाइड करते हैं एक्चुअल या लीड करते हैं? देखिए लाइफ में ना, और जैसे हर चीज़ ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, समवेयर इन द मिडिल, ग्रे भी होती है। समवेयर इन द मिडिल। देखिए एक चीज़ तो समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर आके आपको कुछ भी कह रहा है तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो है। मैं भी अगर कुछ बात कर रहा हूँ तो मेरा भी मोटिव है। मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि अगर वो सही हुआ तो मुझे किक मिलेगी, या मुझे लोग और ज़्यादा चाहेंगे, मुझे लोग और रोके कहेंगे कि यार अनुज सर मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकता हूँ क्या? जो मेरे साथ होता है वो मुझे अच्छा लगता है। वो सच बताऊँ तो मैं मतलब मजाक नहीं करूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। तो वो मेरे लिए वो एक एड्रेनलिन रश है। ब्रोकर के लिए या कोई जो ऐप बेच रहा है या जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई एल्गो बेच रहा है, उसके लिए वो है कि उसको जितने क्लाइंट मिलेंगे उसका उतना पैसा बनेगा। इनमें से काफ़ी ऐप्स, काफ़ी एल्गोस अच्छा काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका प्राइमरी मोटिव पैसा बनाना है। सबका प्राइमरी मोटिव पैसा बनाना है। इस मार्केट में जो भी आ रहा है उसका प्राइमरी मोटिव पैसा बनाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आप चूज़ करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड गेस्ट आए थे, उन्होंने जब हमने उनसे पूछा कि आप आने वाले 5-10 सालों के हिसाब से आप बताएं कि कौन से शेयर्स लोगों को लेने चाहिए, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके लॉन्ग टर्म में यूज़ होते हैं या डेली यूज़ होते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए। तो आप इसको कैसा मानते हैं कि ये एक्चुअल सही चीज़ है, या आप भी कोई टिप्स दें कि कौन से शेयर जैसे लिए जा सकते हैं? क्या होता है ना, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको एक बताता हूँ। मैंने ना एक बार एक रील बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आपको वो बचपन के ऐड याद हैं क्या? वो एक ऐड था, हमारा बजाज, वो है ना, या फिर वो प्रेस्टीज, हाँ प्रेस्टीज को जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। जी। अब उस समय जब हम बच्चे थे हमें थोड़ा पता था, या फिर वो बुलेट की गाड़ी चली है, जो भी था, महिंद्रा का इतने ऐड आते थे। उस समय हमें नहीं पता था कि ये सब लिस्टेड कंपनियां इतना पैसा बना के दे सकती थी। लिरिल का ऐड आता था, हमको सबको लिरिल का ऐड बहुत अच्छा लगता था। वो थोड़ा पता था कि वो साबुन बनाने वाली कंपनी इतना पैसा बना के दे देगी। तो वो उस समय जब हम बिल्कुल वो समय दूसरा था। अब आज की डेट में फॉर एग्जांपल, अब 15 साल पहले किसने सोचा था कि नोकिया का फ़ोन कोई यूज़ ही नहीं करेगा? उस समय अगर आपने नोकिया के स्टॉक पे पैसा लगा दिया तो आपका ज़ीरो हो गया होता। किसको पता था कि वो जो कोडैक और वो सब हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी? किसी को नहीं पता था ना। अभी हम एक डिसरप्शन वाली फेज़ में जा रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है, अभी जैसे बाटा का जूता है, पहले एक समय पे हर कोई बाटा का जूता पहनता था, आज कौन पहनता बाटा का जूता? स्टॉक देखिए कहाँ का कहाँ पे। पहले सब पीवीआर आइनॉक्स की बात कर रहे थे, आजकल कौन, सब ओटीटी पे वेट करते हैं कि ओटीटी पे आएगी फिल्म देख लेंगे। उसमें सब फैमिली के साथ बैठ के फिल्म देखने जाएंगे, पॉपकॉर्न लेंगे, 20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा, उतने में तो 2 साल का ओटीटी आ जाएगा। तो ये डिसरप्शन है। तो मार्केट में डिसरप्शन इस समय होते रहेंगे। तो वो वाली स्ट्रैटेजी शायद अब काम ना करे। अभी क्या काम करेगा? अभी आप ये सोचिए कि ये चैट जीपीटी है, इसको सबसे अच्छा कौन यूज़ करेगा?
अभी सोलर पावर है, सोलर पावर आगे जाके बहुत सस्ती होने वाली है। इसको कौन यूज़ करके सस्ते प्रोडक्ट बना पाएगा, अच्छे मार्जिन के साथ बना पाएगा, अभी आपको इस तरीके की रिसर्च करनी पड़ेगी। ये अब आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए बेसिकली। तो कोविड के बाद से एक आम धारणा बन गई, पहले हम एक सेवर्स कंट्री हुआ करते थे, कोविड के बाद से लोगों को लगा कि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कहाँ हो जाए, जितना लाइफस्टाइल अपनी बेटर करनी है कर लो, एंजॉय करो। लोगों ने बड़े घर लेने शुरू करे, लोगों ने घूमना शुरू किया। एक फैमिली जो 2 साल में एक बार वैकेशन में जाती थी, वो साल में 2 बार वैकेशन पे जाने लगी। तो इस तरीके के डिसरप्शन आपको सोचने पड़ेंगे आगे जाके। अगर हम मार्केट की भी बात करें, यूजुअली होता है कि जैसे जो फॉरेन के मार्केट हैं, चाहे वो यूएस का दाव हो, जापान का हो, ये सब जब फ्लक्चुएट होते हैं तो इंडियन मार्केट भी अफेक्ट होता है। तो ये कैसे, इनका क्या रिलेशन है? देखिए, ये तो क्या है ना, सच बताऊं तो कुछ तो हम मीडिया वालों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमें क्या है, रोज़ सुबह अपना शो चलाना है, तो रोज़ सुबह उठते हैं, हम बोलते हैं निके इतना आप है, जापान इतना नीचे। मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसी बात है तो 20 साल में डाउ जोन्स, निके, हांगकांग, निफ्टी सबका सेम रिटर्न होना चाहिए था। है क्या सेम रिटर्न? हमारा रिटर्न कितना ऊपर है? आप चाइना का रिटर्न उठा के देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम रोज सुबह बात करते हैं कि आज निके इतना ऊपर है, हमारे लिए अच्छा क्यों है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें नॉइज होती हैं। मार्केट नियर टर्म में रिएक्ट करता है नॉइज पे, सेंटिमेंट पे, मीडियम टर्म में रिएक्ट करता है फ्लोज पे, फंड फ्लोज पे, लार्ज टर्म में, लॉन्गर टर्म में मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है अर्निंग्स पे। आप निफ्टी का मैम 20 साल का अर्निंग्स और 20 साल का निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ईपीएस और निफ्टी का चार्ट, आप 20 साल का दोनों का चार्ट बना दीजिए, दोनों सेम जगह पे होंगे अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो। लेकिन इस बीच में निफ्टी कई बार यहाँ पे होगा उस लाइन के 10 कदम ऊपर, और कई बार 10 कदम नीचे होगा। फिक्स डिपॉजिट में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है, यहाँ से लेके 20 साल में मेरा इतना पैसा बनेगा। निफ्टी भी आपको 20 साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपाउंड करके देगा। मैं आज कह रहा हूँ आपको, अगर आपका 20 साल का व्यू है, 20 साल में आपका पैसा 20 गुना बनेगा। लेकिन क्या आप उस 20 साल में होल्ड कर पाएंगे? उसके बीच में एक बार हो सकता है आपका पैसा 30% कम भी हो जाए। क्या लोग वो कर पाएंगे? वही मतलब तो सेफर उस पे तो यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एक ऐसा देश, भारत जैसा देश जो यंग है, जिसके पास सब कुछ है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, जिसके पास डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग टर्म में हमने जैसे कहते हैं ना, एक ओवेरियन लॉटरी की बात करते हैं ना, हमने वो जीत ली है। आप कहाँ पैदा होते हैं आपके हाथ में नहीं है। हमारी किस्मत है कि हम किसी पुअर डिक्टेटरशिप में नहीं पैदा हुए। हमारी एक अच्छी किस्मत है कि हम एक बहुत ही अच्छी डेवलपिंग कंट्री में पैदा हुए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छी किस्मत उनकी थी शायद जो अमेरिका में पैदा हुए थे। लेकिन ठीक है, वो तो मतलब एक उसमें उसकी तो डिबेट खत्म ही नहीं होगी। लेकिन आप एक अच्छी कंट्री में अच्छे टाइम पे पैदा हुए हैं, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना। अगर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर अपने मंथली 5,000 10,000 रुपये सिर्फ निफ्टी में SIP करेंगे ना, वही आपका पैसा अगले 20 साल में ज़बरदस्त मल्टीप्लाई कर देगा। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब टिप्स विप्स में पढ़ने की, उसको बहुत इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूँ। मेरा 3 म्यूचुअल फंड में SIP जाती हैं, 25-25 हज़ार रुपये पर मंथ की, 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में। मेरा बस उसी में काम चल रहा है, और उसी में मेरा इतना पैसा बन गया कि वो मेरे लिए काफ़ी है। मतलब उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सच बताऊँ तो कौन से म्यूचुअल फंड्स को भी किस तरीके से सिलेक्ट किया? देखिए, म्यूचुअल फंड में अब वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लार्ज कैप फंड में लगाता हूँ पैसा, एक मिड कैप फंड में पैसा लगाता हूँ, और एक मैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाता हूँ। तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक शेयर मार्केट में एक नाम बड़ा फेमस है, राकेश झुनझुनवाला। ऐसा उनके लिए कहा जाता था कि जिस शेयर को वो हाथ लगा ले वो मतलब सोने की खान बन जाता था। आज के सिनेरियो में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम उनका रेप्लिका कहा जा सके उनको? मैम, ऐसे एक बात बताऊं मैं आपको, हम आज जिस दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, आज उनका जन्मदिन है। ओह, और हैप्पी हेवनली बर्थडे टू राकेश जी। देखिए, राकेश जी जैसा दूसरा अब तक तो कोई नहीं आया। हाँ, कंटेंडर काफ़ी हैं। मैं किसी एक का नाम लूँगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कंटेंडर काफ़ी हैं, लेकिन अब तक तो राकेश जी जैसे सचिन जैसा कोई नहीं आया ना। अब ठीक है, लोग कहेंगे विराट कोहली, कुछ लोग कहेंगे अब शुभमन गिल, सचिन है। तो राकेश जी थे। राकेश जी 40 साल बाद क्या होने वाला है विजुअलाइज कर लेते थे। राकेश जी ये जानते थे कि भारत इस तरीके से ग्रो करेगा
और अगर भारत में पैसा बनाना है आपको तो आपको लॉन्ग टर्म में बुलिश रहना होगा। जिस तरह से आप पूरे कॉन्वर्सेशन में आपने कई बार स्पोर्ट्स का जिक्र किया और आप अपने शो में भी आप काफ़ी स्पोर्ट्स का भी जिक्र करते हैं, इवन मतलब ऑल्दो ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस देते हैं, बट आप लोगों के शो में आप लोग बड़ा उसको लाइट रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उस पर भी आप लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो एक ओवरऑल व्यू आप लोग देते हैं। और स्पोर्ट्स में आपकी रुचि आई थिंक हमें लगता है कि काफ़ी है। मैडम मैं सच बताऊँ ना, अगर मेरा पहला पैशन स्पोर्ट्स था। हम बचपन में बहुत ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। मैं क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलता था, हॉकी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, कबड्डी वगैरह हम सब स्पोर्ट्स खेलते थे। और मैं चाहता था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना, बिल्कुल। लेकिन उस समय सच बताऊं तो साधन नहीं थे। और उसके बाद उस समय ना वो मिडिल क्लास में ना बहुत कम लोग वो लीप ऑफ फेथ ले पाते थे, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकल पाए तो आपका घर नहीं चलेगा, उसके बाद कौन चलाएगा, फिर कहाँ नौकरी मिलेगी। तो उस वजह से उसके बाद खेल नहीं पाए तो क्या हुआ, देख के थोड़ा सा अपना मन बहला लेते हैं। नहीं देखकर, और आप अपने हर शो में आप इस बारे में बात कर पाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ और मार्केट को रिलेटेड है। जो आप जो आप रियल लाइफ में करेंगे वही आप स्टॉक मार्केट में करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शुभमन गिल बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे अगर वो मार्केट में आ जाएंगे तो। मेंटल स्ट्रेंथ है उनके अंदर। पहले 2 मैच में एज ए कैप्टन, जब सबने कहा किसको कैप्टन बना दिया, 25 साल की उम्र में बाहर जाकर सेंचुरी के बाद डबल सेंचुरी। ट्रस्ट मी, अगर वो स्टॉक मार्केट में आ जाएं वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। वो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके अंदर। तो वो अगर आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ है तो वो आप स्टॉक मार्केट में भी आप उसको रेप्लिकेट करेंगे। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को जोड़ता हूँ। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक तो आपने बताया कि मेंटल टफनेस होनी चाहिए, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक अच्छे ट्रेडर के लिए? जैसे राहुल द्रविड़ का एग्जांपल देता हूँ मैं। राहुल द्रविड़ को पता होता था कि कब डिफेंड करना है और कब बॉलर थक गया है तो वो अटैक पे भी जाते थे। उनको हम द वॉल कहते थे, लेकिन वो हमेशा वॉल नहीं थे, वो अटैक भी करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट में आपको फुल ऑन जाना है, कौन सी मार्केट में आपको डिफेंसिव होना है। स्टॉक मार्केट साल में आपको 3 या 4 हफ्ते देती है जिसमें वो बहुत वाइल्ड मूव देती है, जिसमें बस आपको बस और कुछ नहीं करना, बस लेके बैठ जाना, आपका पैसा बन जाएगा। बाकी टाइम मार्केट जो होती है ना वो लुका छुपी का गेम होता है। थोड़ा सा इधर से निकाल लिया, थोड़ा उधर, ये सब कर लिया एज ए ट्रेडर। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी मार्केट में आपको बल्ला घुमाना है और कौन सी मार्केट में आपको डिपेंड करना है। शेयर मार्केट इज गैम्बलिंग, मिथ और रियलिटी? मिथ। यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? अ बिट ऑफ रियलिटी, यस। थोड़ा पैसा तो चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप 1000-2000 रुपये से स्टार्ट करेंगे तो आपका कुछ होगा नहीं। ओके। हायर रिटर्न्स ऑलवेज गिव बेटर इन्वेस्टमेंट? मिथ। Myth. Stock market is for rich people only? Myth, absolute myth. I have seen a lot of poor people come into the stock market, middle class people come into the stock market and make it big. Okay. Is share market is always risky? Myth. If a stock price is low, it's a good buy? Myth. Stock price and returns have no correlation. It's the fundamentals that matter. ओके, सो थैंक यू सो मच अनुज जी। आप इतने शॉर्ट नोटिस पर भी इस प्रोग्राम में आए और आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जो हमारे व्यूअर्स को आज ज़रूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर, और वंस अगेन थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। आज अनुज के साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखी शेयर मार्केट से रिलेटेड, कि मार्केट में अप एंड लोज आते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ सही सोच, थोड़े से पेशेंस और सही इन्फॉर्मेशन के साथ डटे रहना है, तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।